हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और बच्चों, हमने जो है क्लास 9th साइंस का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रखा है, दैट इज़ मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, जिसका ये आज लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है। बिकॉज इससे पहले जो हमने वीडियो लेक्चर्स अपलोड किए हैं उसमें हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है वैसे थ्योरी वाइज, लेकिन अब हमारे सिर्फ रहते हैं कुछ इन टेक्स्ट क्वेश्चन रहते हैं और हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस रहते हैं। आज जो है हम उनको कंप्लीट करेंगे, फिर हमारा जो है फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो जिन्होंने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक भी करें और कमेंट भी करें। अब देखिए बच्चों, हमारा पेज नंबर 9 पे एनसीईआरटी में फर्स्ट इन टेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। हमें जो है केल्विन में टेम्परेचर दे रखा है और हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट आपको दे रखा 300 केल्विन। तो 300 केल्विन में देखिए हम लोग क्या करते हैं, जो भी टेम्परेचर केल्विन में होता है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग माइनस कर देते हैं 273। ठीक है, तो आपका ये जो है 300 केल्विन में दे रखा था, तो हम लोग डिग्री सेल्सियस में निकालने के लिए क्या करेंगे, 300 माइनस 273 माइनस करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 27 डिग्री सेल्सियस। तो यही आपका तरीका है। अगर आपको केल्विन में दे रखा हो तो आप जो है डिग्री सेल्सियस में से 273 माइनस कर दो। अगर आपको डिग्री सेल्सियस में दे रखा हो तो आप क्या करो, केल्विन में 273 प्लस कर दो, बस यही आपका तरीका है। ठीक है, तो आपको नेक्स्ट बी पार्ट में दे रखा है 573 केल्विन, फिर से केल्विन में दे रखा है, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो माइनस कर दो 273। आपका आंसर क्या आ जाएगा, 300 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या बोल रखा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। हमें जो है फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की। फिजिकल स्टेट हमें पता है 3 ही तरह की होती है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और हमें पता है हमारा वाटर जो है तीनों ही फॉर्म्स में प्रेजेंट हो सकता है। सॉलिड की बात करें तो आइस की फॉर्म में, लिक्विड यानी कि वाटर की फॉर्म में, और गैस की बात करें तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में। तो हमें ये बताना है कि 250 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे इनमें से कौन सा होगा। ठीक है, तो अब देखो बस उसका आंसर देखते हैं हम लोग। अब ये देखो हमें क्या दे रखा है, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट देखो, एट 250 डिग्री सेल्सियस गैसियस स्टेट सिंस इट इज बियॉन्ड इट्स बॉइलिंग पॉइंट। हमारे यहाँ पे वाटर की जो स्टेट होगी वो कौन सी होगी, गैसियस स्टेट होगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो 250 डिग्री सेल्सियस है वो वाटर के बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। अब देखो बच्चों, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। मींस 0 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है सॉलिड फॉर्म में होगा, और 100 डिग्री सेल्सियस पे हमारा वाटर जो है 2 स्टेट्स में होगा, एक तो लिक्विड की स्टेट में और स्लैश हमारा गैस की स्टेट में भी होगा। रीज़न क्या है बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस क्या है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है, और बॉइलिंग पॉइंट पे जो है लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैसियस स्टेट में। तो हम लोग एक स्टेट नहीं बोल सकते कि लिक्विड होगा या गैस होगा, दोनों ही स्टेट्स होंगी, लिक्विड भी होगा और गैस भी होगा। ठीक है, तो अब हमारा 250 डिग्री सेल्सियस है बच्चों, ये देखो ये तो बियॉन्ड 100 डिग्री सेल्सियस है, यानी कि उसके बॉइलिंग पॉइंट से भी ज़्यादा है। तो इट मीन्स ये जो है यहाँ पे कंप्लीटली लिक्विड वाली स्टेट आपकी जा चुकी होगी, सिर्फ गैसियस स्टेट आपके पास बची होगी। ठीक है, इसलिए बोल रहे कि वाटर जो है गैसियस स्टेट में होगा 250 डिग्री सेल्सियस पे, क्योंकि ये टेम्परेचर जो है बियॉन्ड है उसके बॉइलिंग पॉइंट से। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, 100 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात करें, 100 डिग्री सेल्सियस क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट है, तो इट इज एट इट्स ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे ये किस में होगा, अपनी ट्रांजिशन स्टेट में होगा, यानी कि यहाँ पे इसकी स्टेट चेंज हो रही होगी। एज द वाटर इज एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट, क्यों, क्योंकि यहाँ पे वाटर जो है अपने बॉइलिंग पॉइंट के ऊपर है। हैंस इट वुड बी प्रेजेंट इन बोथ लिक्विड एंड गैसियस स्टेट। जैसा कि मैंने पहले बताया 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग पॉइंट होता है,
तो वाटर की यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट है, मीन्स वो ना तो कम्प्लीटली लिक्विड माना जाएगा ना कम्प्लीटली गैसियस स्टेट में माना जाएगा। ये माना जाएगा कि ये जो है लिक्विड से गैसियस में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये इसकी ट्रांजिशन स्टेट है। तो हम लोग यहाँ पे इसकी दोनों स्टेट मानते हैं, लिक्विड को भी मानते हैं और गैसियस को भी मानते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों, आपके पास क्या दे रखा है, For any substance, why does the temperature remain constant during the change of state? ये क्वेश्चन बच्चों मैंने पहले थ्योरी पोर्शन में भी करवाया था कि हम लोग जब भी एक सिस्टम को टेम्परेचर देते हैं तो वो कुछ हद तक तो वो हीट को एब्जॉर्ब करता है। क्यों? वो हीट कहाँ पे जाती है? मैटर की स्टेट को चेंज करने में जाती है, लेकिन एक पॉइंट के बाद जो है वो स्टेट ऑलरेडी चेंज हो चुकी है, तो वो जो टेम्परेचर है वो हीट कहाँ पे जाती है? वो हीट जो है बच्चों क्रिस्टल्स के अंदर हिडन फॉर्म में चली जाती है। मीन्स लेटेंट हीट का हमने एग्जाम्पल पढ़ा था वहाँ पे, ठीक है। तो लेटेंट हीट के फॉर्म में वो जो है वहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती है, जिसकी वजह से सिस्टम का टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अब इसका आंसर देखिए, प्रॉपर आंसर आपका क्या होगा? It is due to latent heat as the heat supplied to increase the temperature of substance is used up to transform the state of matter। ये जो एक्स्ट्रा हीट जो है वो किस फॉर्म में चली जाती है? लेटेंट हीट की फॉर्म में चली जाती है, क्योंकि जो हीट हम लोग सप्लाई करते हैं सिस्टम के टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, वो हीट तो किस में यूज हो जाती है? टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट ऑफ मैटर। मीन्स 3 तरह की स्टेट्स होती है हमारी मैटर की, तो उसको ट्रांसफॉर्म करने में वो हीट जो है हमारी यूज हो जाती है। हेंस द टेम्परेचर स्टेज कांस्टेंट। एक बार तो जो हमारी हम लोग स्टेट चेंज करते हैं सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, पहले तो जो है हम लोग जिस भी स्टेट को चेंज कर रहे हैं, चाहे सॉलिड से लिक्विड में कर रहे हैं, लिक्विड से गैस में, तो जो हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाते हैं बच्चों, पहली तो वो हीट यूज हो जाती है स्टेट ऑफ मैटर को चेंज करने में। बाद में जो आपकी हीट बच जाती है वो जो है लेटेंट हीट की फॉर्म में आपको मीन्स नज़र आती है, या फिर वो हिडन हो जाती है। लेटेंट मीन्स हिडन, वो हीट जो है हिडन हो जाती है क्रिस्टल्स के फॉर्म में, जो आपके सब्सटेंस के क्रिस्टल्स होते हैं उसके में जो है ये हाइड हो जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेज। हमें जो है अगर एटमॉस्फेरिक गैसेज को लिक्विफाई करना है तो उसका तरीका बताइए। उसका तरीका बहुत ही सिंपल सा है, आप जो है प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए, अपने आप जो है गैसेज लिक्विफाई हो जाएंगी। एटमॉस्फेरिक गैसेस कैन बी लिक्विफाइड बाय इंक्रीजिंग प्रेशर और डिक्रीजिंग टेम्परेचर। या तो आप प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए या आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा। अब देखो हमने पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स क्या हैं, एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर दूर प्रेजेंट होते हैं। अगर हम लोग इसके ऊपर प्रेशर को इंक्रीज कर देंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा तो बच्चों ये जो गैस के पार्टिकल्स दूर दूर हैं ये क्या आ जाएंगे, पास पास आ जाएंगे। मीन्स इतना पास तो आएंगे नहीं, सॉलिड जितना तो क्लोज ये आ नहीं सकते हैं, लेकिन लिक्विड जितना ये करीब आ जाएंगे। तो अगर ये लिक्विड जितना करीब आ गए, इट मीन्स ये क्या हो गए, लिक्विफाई हो गई। क्या हो गए, लिक्विफाई। ठीक है, तो आप चाहे तो प्रेशर को इंक्रीज कर दीजिए या फिर टेम्परेचर को डिक्रीज कर दीजिए, आपके जो गैस के पार्टिकल्स के बीच का स्पेस है वो कम हो जाएगा और हेंस आपका जो गैसेस हैं वो क्या हो जाएंगी, लिक्विफाई हो जाएंगी। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये थे पेज नंबर 9 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं पेज नंबर 10 के इंटेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। आपको देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, वाई डज अ डेजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन अ हॉट ड्राई डे। अगर हम लोग कूलर की बात करें, डेजर्ट कूलर की, तो वो जो है ज़्यादा कूल कब करता है, एक हॉट मीन्स गर्म ड्राई डे, सूखे दिन पे ज़्यादा कूल करता है। इसका रीज़न क्या है, अब हमें रीज़न बताना है। देखो बच्चों इसका आंसर आप लोग कैसे लिखेंगे, इट इज़ बिकॉज द टेम्परेचर इज़ हाई एंड लेस ह्यूमिडिटी ऑन अ हॉट ड्राई डे। हॉट ड्राई डे पे क्या होता है, आपका टेम्परेचर तो ज़्यादा होता है और आपकी ह्यूमिडिटी क्या होती है, कम होती है, लेस होती है। ठीक है, अनेबलिंग बेटर इवेपोरेशन। अगर बच्चों एक बात बताओ, हमने इवेपोरेशन के फैक्टर अफेक्टिंग पढ़े थे, अगर हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा तो हमारा रेट ऑफ इवेपोरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर हमारी ह्यूमिडिटी कम होगी
ह्यूमिडिटी क्या होगी, कम होगी, तो हमारा इवेपोरेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। हमने ह्यूमिडिटी के बारे में पढ़ा था बच्चों। ह्यूमिडिटी क्या होती है, द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। हमने बोला था अगर जो है एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी वाटर वेपर्स की अमाउंट ज़्यादा होगी तो रेट ऑफ इवेपोरेशन अपने आप कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एयर की एक टेंडेंसी होती है बच्चों, एक हद तक ही वो जो है वाटर वेपर्स को अपने अंदर रख सकती है। पहले ही ह्यूमिडिटी की वजह से वाटर वेपर्स उसके अंदर ज़्यादा है और अब इवेपोरेशन भी होगा तो वो इतनी ज़्यादा उसके पास शक्ति नहीं होती है कि वो जो है और ज़्यादा वाटर वेपर्स को अपने अंदर ले सके, तो वो एक हद तक ही लेगी वाटर वेपर्स को। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी इट मीन्स अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स एयर में ज़्यादा होंगे तो इवेपोरेशन हमारा कम होगा या फिर ना के बराबर होगा। इसीलिए आपको क्या बोल रहा है, अगर आपका हॉट ड्राई डे होगा, हॉट मीन्स आपका टेम्परेचर ज़्यादा होगा और ड्राई डे यानी कि आपकी ह्यूमिडिटी कम होगी, तो इससे क्या होगा, आपका इवेपोरेशन बेटर होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशंस जो है इवेपोरेशन को फेवर करती हैं। हाई लेवल्स ऑफ दिस इवेपोरेशन प्रोवाइड बेटर कूलिंग इफेक्ट। और हमने क्या बोला था, अगर इवेपोरेशन ज़्यादा होगी, अच्छी खासी इवेपोरेशन होगी, तो इवेपोरेशन की वजह से हमें कूलिंग इफेक्ट्स मिलते हैं। इवेपोरेशन ज़्यादा तो जो हमारा कूलर है, डेजर्ट कूलर है, वो हमें ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट्स देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। ठीक है, ये बात मान लो बच्चों कि जो इवेपोरेशन दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कूलिंग इफेक्ट। इवेपोरेशन जितनी ज़्यादा कूलिंग इफेक्ट भी उतना ही ज़्यादा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है आपको, हाउ डज द वाटर केप्ट इन एन अर्दन पोट यानी कि मटका बिकम्स कूल ड्यूरिंग समर। हम लोग जो है बच्चों गर्मियों में पानी किस में रखते हैं, अर्दन पोट में रखते हैं। अर्दन पोट हमारे यहाँ पे हिंदी में मटके को बोलते हैं। ठीक है, तो उसके अंदर जो हम लोग पानी रखते हैं गर्मियों के टाइम पे, वो ठंडा कैसे होता है, वो कूल कैसे होता है। अब ये देखो, एन अर्दन पोट इज पोरस इन नेचर। हमारा जो अर्दन पोट यानी कि जो हमारा मटका होता है वो क्या होता है, पोरस होता है नेचर में, यानी कि उसके अंदर छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छेद होते हैं बच्चों। ठीक है, दीज टाइनी पोर्स फैसिलिटेट द पेनिट्रेशन ऑफ वाटर। ये जो छोटे छोटे पोर्स यानी कि छेद होते हैं ये मदद करते हैं, किस में मदद करते हैं, पेनिट्रेशन ऑफ वाटर में, यानी कि वाटर के ड्रॉपलेट्स को बाहर निकालने में ये मदद करते हैं। एंड हेंस देयर इवेपोरेशन। अब अगर जो है अर्दन पोट के पोर्स के थ्रू वाटर के जो हमारे वाटर के पार्टिकल्स है वो बाहर आ जाएंगे, तो वहाँ पे क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। क्या हो जाएगी, इवेपोरेशन हो जाएगी। इवेपोरेशन रिक्वायर्स एनर्जी विच इज कंट्रीब्यूटेड बाय वाटर। अब देखो हमने क्या बोला था, अगर जो है इवेपोरेशन के टाइम पे पार्टिकल्स को क्या मिल जाए, एनर्जी मिल जाए, या तो सराउंडिंग से या फिर बॉडी के पार्ट से, तो फिर वो क्या करता है, एक कूलिंग इफेक्ट देता है। यहाँ पे इवेपोरेशन के टाइम पे जो एनर्जी उसने लूज की थी वो एनर्जी वो कहाँ से रीगेन करता है, वाटर से रीगेन करता है जो कि पोट के अंदर है, जिसकी वजह से वो जो पानी है हमारा वो ठंडा हो जाता है। हमने एक बात पढ़ी थी बच्चों कि जब इवेपोरेशन होता है तो सिस्टम का जो है बहुत सारा एनर्जी लॉस होता है। क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है, तो वो उस एनर्जी को रीगेन करता है अपनी सराउंडिंग से। ठीक है, या फिर हाँ सराउंडिंग से, या फिर हम लोग अगर बॉडी पार्ट की बात करें तो बॉडी से भी रीगेन कर लेता है एनर्जी को, तो वो एनर्जी को रीगेन करता है सराउंडिंग से। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो हमारा अर्दन पोट है उसके पोर्ट से वाटर के पार्टिकल्स बाहर निकले, वहाँ से वो लोग इवेपोरेट हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, उस सिस्टम की एनर्जी का लॉस हुआ। इसी वजह से जो हमारा इवेपोरेशन है वो वापस से अपनी एनर्जी, हमारा जो सिस्टम है वो एनर्जी को फिर से क्या करता है, रीगेन करता है वाटर से, और जिसकी वजह से वहाँ पे क्या होता है, एक कूलिंग इफेक्ट कोज होता है। हमारा जो वाटर होता है पोर्ट के अंदर वो क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल हो जाता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये लोग बोल रहे हैं, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। ये क्वेश्चन हमने पहले भी थ्योरी में किया हुआ है, उसमें सिर्फ हमने एसीटोन का एग्जाम्पल पढ़ा था, इसमें इन्होंने पेट्रोल और परफ्यूम का भी दे दिया है। तो बच्चों देखो हमने क्या हमारा आंसर हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, एसीटोन, पेट्रोल एंड परफ्यूम आर वॉलेटाइल सब्सटेंसेस दैट इवेपोरेट व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद एयर। ये तीनों क्या हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस है, यानी कि अगर ये एयर के कॉन्टैक्ट में आएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे।
जाएंगे। इवेपोरेशन इज फैसिलिटेटेड एज इट्स यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम। अब बच्चों क्या होता है, अगर वहाँ से पाम से मीन्स अगर हम लोग अपनी हथेली पे इन तीनों चीज़ों को रखते हैं, इन तीनों में से किसी को भी रखते हैं, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, इवेपोरेशन हो जाएगा। और हमें पता है इवेपोरेशन के टाइम पे क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो फिर जो हमारे ये पार्टिकल्स होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी बॉडी से क्या लेते हैं, हीट लेते हैं, वापस से एनर्जी को रीगेन करते हैं, जिसकी वजह से ये हमें क्या देते हैं, एक कूलिंग इफेक्ट देते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। देखिए क्या बोल रही है, इवेपोरेशन इज फैसिलिटेटेड एज इट यूजेस एनर्जी फ्रॉम द पाम। इवेपोरेशन का खुद का जो है, इवेपोरेशन की वजह से खुद का क्या होता है, एनर्जी का लॉस होता है। तो ये क्या करता है, हमारे पाम से यानी कि या फिर ओवरऑल बोले बॉडी से हमारी को क्या करते हैं, एनर्जी को रीगेन करते हैं, जिसकी वजह से जब ये लीव करते हैं तो हमारी बॉडी पर ये क्या छोड़ के जाते हैं, कूलिंग इफेक्ट छोड़ के जाते हैं। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखो बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपका, वाई आर वी एबल टू सिप टी और मिल्क फास्टर व्हेन अ सोर्सर फ्रॉम अ सोर्सर रेदर देन अ कप। अगर हम लोग जो है गरम चाय को या फिर गरम दूध को सोर्सर में, मीन्स आपने देखा होगा मीन्स जो शोज़ वगैरह में कप के नीचे आपको एक छोटी सी प्लेट देते हैं, उसको सोसर बोलते हैं, ठीक है। हम लोग जो है उसके अंदर गरम चाय को या गरम दूध को आसानी से सिप कर पाते हैं रेदर देन अ कप। अब बच्चों इसका एक ही रीज़न है, सोसर मीन्स बच्चों आपको अगर नहीं पता हो तो छोटी सी प्लेट होती है जो जनरली जो है मीन्स आपको कप के नीचे रख के दी जाती है ताकि आपका जो है हाथ ना जले, आप उस पर आराम से रख पाए, ठीक है। तो ये लोग क्या बोल रहे हैं, अगर आप लोग जो है सॉसर के अंदर अपनी गर्म चाय को या दूध को डालते हैं तो वहाँ से आप आराम से सिप कर पाते हैं रेदर देन अ कप। उसका रीज़न क्या है बच्चों, अ सॉसर हैज़ अ लार्ज सरफेस एरिया देन अ कप। हमें पता है कप का सरफेस एरिया क्या होता है, कम होता है। हम लोग जैसे ही उसको सॉसर में डालते हैं यानी कि उस प्लेट में डालते हैं तो उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है, विच लीड्स टू क्विकर इवेपोरेशन। अब एक बात बताओ बच्चों, एक तो हमारे कप के अंदर हमारी चाय या वो रखी है, इसका सरफेस एरिया कम है, हमने फिर उसको सॉसर में डाला, यहाँ से जो है बच्चों रेट ऑफ इवेपोरेशन क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि हमने फैक्टर्स इफेक्टिंग ऑफ इवेपोरेशन में पढ़ा था कि सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा, सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा हमारी इवेपोरेशन भी उतनी ही ज़्यादा होगी। हमने इसका एग्जाम्पल पढ़ा था कि हम लोग जो है गीले कपड़ों को जो है सुखा के मीन्स फैला के सुखाते हैं, ऐसे एक जगह बंद करके नहीं रखते, क्योंकि वहाँ पे अगर सरफेस एरिया उसका कम हो गया तो इवेपोरेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो वही यहाँ पे भी होता है, सॉसर का सरफेस एरिया ज़्यादा कप के मुकाबले, जिसकी वजह से इवेपोरेशन ज़्यादा जल्दी होगी। और हमें पता है इवेपोरेशन से क्या होता है, कूलिंग इफेक्ट होता है, हेंस द टी और मिल्क इन अ सॉसर कूल्स डाउन फास्टर। जितनी ज़्यादा इवेपोरेशन होगी उतना ही जल्दी वो जो है उस सब्सटेंस को या उस सराउंडिंग को क्या कर देगा, कूल कर देगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब बच्चों इन टेक्स्ट क्वेश्चन का हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोल रखा है, What types of clothes should we wear in the summer? हमें समर में यानी कि गर्मियों में किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। इन समर इट इज़ प्रेफर टू वियर लाइट कलर्ड कॉटन क्लोथ्स। ये क्या बोला जाता है बच्चों कि हमें समर में यानी कि गर्मियों में कैसे कपड़े पहनने चाहिए, लाइट कलर के यानी कि हल्के रंग के कपड़े पहनने चाहिए, और वो भी कौन से, कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए। रीज़न क्या है बच्चों इसका, लाइट कलर रिफ्लेक्ट हीट। अगर हमारा कलर जो है कपड़े का कलर अगर लाइट होगा मीन्स हल्का रंग होगा तो वो क्या कर देगा, हीट को जल्दी रिफ्लेक्ट कर देगा। और कॉटन का क्या काम होता है बच्चों, कॉटन का कपड़ा क्यों लेना चाहिए, क्योंकि कॉटन मटेरियल में क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छेद होते हैं जो कि हमारे स्वेट को यानी कि पसीने को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अब वो पसीने को एब्जॉर्ब करते हैं तो वहाँ से क्या हो जाती है, इवेपोरेशन हो जाती है। और हमें पता है इवेपोरेशन होगी तो वो क्या कॉज करेगा, एक कूलिंग इफेक्ट कॉज करेगा। किसके ऊपर कॉज करेगा, स्किन के ऊपर कॉज करेगा। तो आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा कि आपको गर्मियों में जो है लाइट रंग के
कॉटन क्लोथ्स पहनने चाहिए, क्योंकि लाइट कलर अगर आप लेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, और कॉटन मटेरियल के अंदर पोर्स होते हैं जो कि स्वेट को एब्जॉर्ब करके इवेपोरेशन करवाते हैं, और इवेपोरेशन होगी तो हमारे स्किन पे क्या होगा, एक कूलिंग इफेक्ट कोज होगा। अब हम लोग जो है बच्चों करने वाले हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे देखो आपको फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स टू द सेल्सियस स्केल। ये बच्चों सिंपल है, इसमें आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जैसा कि हमने पहले किया था वैसे ही क्वेश्चन है। तो देखो आपको यहाँ पे केल्विन में दे रखा है, डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो इसमें से आप माइनस कर दीजिए 273, आपका आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी आप माइनस कर दो 273, ये भी आपका आंसर आ जाएगा। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन मैंने नोटबुक में नहीं किया है, क्योंकि ये जो है बहुत आसान है, एक दो क्वेश्चन हमने इसका पहले कर भी लिया है। डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है आपको, तो आप इसमें प्लस कर दीजिए 273। इसमें भी अगर आपको डिग्री सेल्सियस से केल्विन में कन्वर्ट करना है तो प्लस कर दीजिए 273। तो ये जो है आपका फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन है। अब थर्ड क्वेश्चन देखो बच्चों आपको क्या बोल रहा है। अब देखो थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फर्स्ट पार्ट में आपको बोल रहा है नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लिविंग एनी सॉलिड। आपके जो नेफ्थलीन बॉल्स होते हैं बच्चों, आपने जो है ये देखा होगा, कोई भी नई चीज़ आती है जैसे कि आपकी वाटर बॉटल्स वगैरह, उसके अंदर ना छोटे से पैकेट में आपको कुछ डाल के देते, ताकि क्यों देते हैं, उसमें जो है वाटर वेपर्स ना बने या स्मेल ना हो। तो जो नेफ्थलीन बॉल्स होती है बच्चों, अगर आप उनको बाहर रखते हो एयर में, तो कुछ टाइम के बाद जो है उसमें गैसेस फॉर्म में डिसअपियर हो जाते हैं बिना कोई भी सॉलिड छोड़े। तो उसका क्या रीज़न है, देखो नेफ्थलीन बॉल्स अंडरगो सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का क्या मतलब होता है, दैट इज चेंज फ्रॉम सॉलिड टू गैसियस स्टेट। नेफ्थलीन बॉल्स जो है पहले सॉलिड स्टेट में थी, डायरेक्टली वो किस में कन्वर्ट हो गई, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो गई। तो सॉलिड से डायरेक्ट गैसियस स्टेट की कन्वर्जन को हम लोग क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन बोलते हैं। विदाउट अंडरगोइंग इंटरमीडिएट स्टेट, ये जो है सीधा सॉलिड से गैसेस में कन्वर्ट होती है, बीच में जो हमारी इंटरमीडिएट स्टेट होती है उसमें ये नहीं जाती हैं। और इंटरमीडिएट स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड स्टेट होती है। जनरली हमारा ये रहता है ना कि सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, लिक्विड से गैसियस में होता है, लेकिन ये डायरेक्टली सॉलिड से गैसियस में होता है, इसलिए इसको सब्लिमेशन कहते हैं। इंटरमीडिएट स्टेट को ये बीच में इन्वॉल्व नहीं करता है एट रूम टेम्परेचर। यही रीज़न है कि नेफ्थलीन बॉल्स जो है डायरेक्टली सब्लिमेशन शो करती है, बीच में लिक्विड स्टेट को नहीं लेके आती है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपको क्या बोल रहा है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। हमें जो है परफ्यूम की स्मेल काफ़ी दूर से आ जाती है, इसका रीज़न क्या है बच्चों, देखो gaseous particles are have very less internuclear forces due to which its molecules are free to move and possesses high kinetic energy। हमें पता है गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में बहुत ही कम इंटरन्यूक्लियर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है। मीन्स अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती, वरना तो क्या होते, एकदम पास पास होते, लेकिन उनके पार्टिकल्स इतने ज़्यादा दूर दूर हैं। इसका कारण क्या है कि इनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो बहुत ही कम है, और इनके मॉलिक्यूल्स जो है वो फ्री हैं मूव करने के लिए। इसकी वजह से इनके पास क्या होती है, हाई काइनेटिक एनर्जी होती है। ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी है तभी वो लोग इतना ज़्यादा मूव कर पा रहे हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ड्यू टू दिस रीज़न पार्टिकल्स ऑफ परफ्यूम डिफ्यूज इनटू एटमॉस्फेयर। इसी रीज़न की वजह से हमारे जो परफ्यूम के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज कर जाते हैं कहाँ पे, एटमॉस्फेयर के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर हमारे गैसियस पार्टिकल्स हैं वो जो है फ्रीली मूव करते रहते हैं इधर से उधर, तो वो परफ्यूम के पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में डिफ्यूज हो जाएंगे एंड इट्स मॉलिक्यूल्स विल मिक्स इन एनवायरमेंट विच अनेबल्स अस टू स्मेल द परफ्यूम फ्रॉम सेवरल मीटर्स अवे। और जो परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिक्स हो जाते हैं, किसके साथ मिक्स हो जाते हैं, एनवायरनमेंट के साथ मिक्स हो जाते हैं। और हमें पता है एनवायरनमेंट में क्या है, गैसेस हैं। गैसेस जैसे जैसे मूव करेंगे उसके साथ जो हमारे परफ्यूम के पार्टिकल्स मिक्स हो चुके हैं वो भी मूव करेंगे। इसी वजह से हमें जो है परफ्यूम की स्मेल बहुत दूर से आ जाती है, सेवरल मीटर्स अवे से आ जाती है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या बोल रहा है, Arrange the following substances in increasing order of forces of attraction between the particles water, sugar and oxygen। आपको 3 substances दे दिए, आपको जो है इनको
अरेंज करना है किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर, और वो भी किसका इंक्रीजिंग ऑर्डर, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। तो आपके 3 सब्सटेंस कौन से हैं, वाटर, शुगर और ऑक्सीजन। अब देखो बच्चे एक बात बताओ, हमें पता है हमारा वाटर क्या है, लिक्विड है, शुगर क्या है, सॉलिड है, और हमारा गैस क्या है, हमारा ऑक्सीजन क्या है, गैस है। हमें पता है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा किसके अंदर होते हैं, सॉलिड के अंदर होते हैं, फिर लिक्विड के अंदर होते हैं, और गैसेस के अंदर जो है फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होते हैं, तभी तो मीन्स उसके पार्टिकल्स इतना दूर दूर होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि सबसे छोटा पहले मीन्स सबसे कम जिसके अंदर है, पहले गैसेस को लगाएंगे। गैसेस में हमारे पास कौन दे रखा है, ऑक्सीजन दे रखा है। उसके बाद फिर ज़्यादा किस में होता है, लिक्विड में होता है। लिक्विड में आपके पास क्या सब्सटेंस दे रखा है, वाटर दे रखा है। थर्ड फिर हमारा आता है सॉलिड, सबसे ज़्यादा जिसके अंदर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। सॉलिड में आपको सब्सटेंस दे रखा है शुगर। तो आई होप आपको ये भी इंक्रीजिंग ऑर्डर समझ में आया होगा फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 5th क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। आपको जो है इन तीनों टेम्परेचर पे फिजिकल स्टेट बतानी है वाटर की, 25 डिग्री सेल्सियस पे, 0 डिग्री पे और 100 डिग्री पे। देखो 25 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, रूम टेम्परेचर होता है आपका, और रूम टेम्परेचर पे आपका वाटर जो है लिक्विड फॉर्म में होता है। वाटर विल बी इन लिक्विड फॉर्म नॉर्मल रूम टेम्परेचर। 25 डिग्री सेल्सियस क्या आपका रूम टेम्परेचर है, तो यहाँ पे जो है ना ही तो वो सॉलिड होगा ना ही गैसियस होगा, यहाँ पे आपका वाटर किस फॉर्म में होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस की अगर हम लोग बात करें, वो क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट होता है। अब क्या बोल सकते हैं, द वाटर इज एट इट्स फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ पे अपना वाटर जो है फ्रीजिंग पॉइंट पे होता है। हेंस बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस आर ऑब्जर्व, इसीलिए यहाँ पे जो है सॉलिड फेज भी ऑब्जर्व किया जाता है और लिक्विड फेज भी, क्योंकि लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में। तो आप जो है लिक्विड फेज भी बताओगे और सॉलिड फेज भी, दोनों फेज प्रेजेंट होते हैं फ्रीजिंग पॉइंट पे। अगर हम लोग 100 डिग्री सेल्सियस की बात करें तो ये क्या होता है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, वाटर जो है लिक्विड फॉर्म से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, गैसेस फॉर्म में। तो इसीलिए यहाँ पे जो है आपकी दोनों फेजेस होते हैं, लिक्विड फेज भी होती है और गैसियस फेज भी होती है वाटर की। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब बच्चों हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, गिव रीजंस टू जस्टिफाई। आपको जो है इन 2 क्वेश्चंस के लिए रीजन देने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड। आपका जो वाटर है वो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, इसके जो है आपको रीजन देने, 2 रीजन देने हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके भी आपको 2 रीजंस देने। देखो वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड, आपका वाटर जो है रूम टेम्परेचर पे लिक्विड क्यों होता है, क्योंकि उसका फ्रीजिंग पॉइंट तो क्या होता है, 0 डिग्री सेल्सियस होता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। दैट इज रूम टेम्परेचर इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट एंड हायर देन फ्रीजिंग पॉइंट। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर आपका फ्रीजिंग पॉइंट बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट बात करें तो 100 डिग्री सेल्सियस, और हमारा जो रूम टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 25 डिग्री सेल्सियस। तो अब एक बात बताओ, अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर होगा तो वो किस फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा, क्योंकि मीन्स अगर वाटर के एग्जांपल की बात करें तो आइस, 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। 100 डिग्री सेल्सियस पे बात करें तो आपका जो वाटर है वो किस से किस में कन्वर्ट हो रहा होता है, लिक्विड से गैसियस फॉर्म में, और यहाँ पे आपका जो हम बोल सकते हैं कि लिक्विड से सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो हमारा जो रूम टेम्परेचर जो 25 डिग्री सेल्सियस है वो 0 डिग्री सेल्सियस से कम है और 100 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है और 100 डिग्री सेल्सियस से कम है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है सॉलिड फॉर्म में है, यहाँ पे गैसेस फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, तो बीच में किस फॉर्म में होगा, वाटर फॉर्म में, यानी कि लिक्विड की फॉर्म में होगा। अब आपको आई होप ये समझ में आ गया, एक बार दोबारा देखते हैं। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज लिक्विड, वाटर जो है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड में क्यों होता है, क्योंकि इसका फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, यानी कि रूम टेम्परेचर यानी कि आपका वो कितना होता है 25 डिग्री सेल्सियस, दैट इज लोअर देन बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइलिंग पॉइंट से तो कम होता है और फ्रीजिंग पॉइंट से ज़्यादा होता है, इसलिए जो है वो हमारा 25 डिग्री सेल्सियस पे यानी कि रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड होता है।
अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रखा है एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। उसका रीजन क्या है? एन आयरन अलमीरा इज अ सॉलिड एट रूम टेम्परेचर बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आयरन इज हायर देन रूम टेम्परेचर। अब ये बताओ, अगर ये लोग बोल दे कि नहीं आपका जो आयरन का अलमीरा है वो रूम टेम्परेचर पे सॉलिड है, अब वो रूम टेम्परेचर पे मेल्ट नहीं हो सकता है क्योंकि जो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट होता है बच्चों वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है, तो वो अपनी फॉर्म जो है यानी कि सॉलिड को लिक्विड में या गैसेस में कन्वर्ट नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर हमें उसको सॉलिड से मेल्ट करके लिक्विड में लाना होगा तो भी उसको हमें जो है बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर देना होगा। लेकिन ये लोग बात कर रहे हैं कि रूम टेम्परेचर पे ही वो सॉलिड क्यों है, क्योंकि हम जो है रूम टेम्परेचर की बात करें तो रूम टेम्परेचर उसका जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट होता है वो रूम टेम्परेचर से काफ़ी ज़्यादा होता है, इसीलिए जो है वो हमारा रूम टेम्परेचर पे सॉलिड फॉर्म में होता है। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है वाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट द सेम टेम्परेचर। यानी कि आपकी आइस जो है 273 केल्विन पे ज़्यादा कूलिंग क्यों देती है अगर हम लोग किसके कंपैरिजन में बात करें, वाटर के कंपैरिजन में, कि अगर हम लोग वाटर को भी 273 केल्विन पे ले रहे हैं और आइस को भी 273 केल्विन पे ले रहे हैं तो हमारी आइस जो है वो ज़्यादा कूलिंग कैसे देती है। अब ये देखिए एट 273 केल्विन आइस विल एब्जॉर्ब हीट एनर्जी और लेटेंट हीट। इस टेम्परेचर पे हमारी आइस जो है क्या एब्जॉर्ब कर लेगी, हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगी, या फिर हम लोग हीट एनर्जी को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट बोलते हैं। फ्रॉम मीडियम, किससे एब्जॉर्ब करती है वो, मीडियम से, अपने सराउंडिंग से एब्जॉर्ब कर लेती है। टू ओवरकम फ्यूजन, अब वो क्यों लेती है, ताकि वो जो है फ्यूजन ना होने दे। अब फ्यूजन का मतलब क्या होता है बच्चों, टू ट्रांसफॉर्म इनटू वाटर। अगर वो जो है लेटेंट हीट को नहीं लेगी तो फिर वो क्या होगा, वो जो है कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, वाटर के अंदर, यानी कि उसके अंदर फ्यूजन हो जाएगा। हमारा लिक्विड, हमारा सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्जन को हम लोग क्या कहते हैं, फ्यूजन कहते हैं। तो सॉलिड हमारा यहाँ पे आइस है और ये वाटर में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड स्टेट में हो जाएगा। तो अब ये आइस इस टेम्परेचर पे 273 केल्विन पे क्या करती है, लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर लेती है मीडियम से। क्यों कर लेती है, ताकि ये फ्यूजन को रोक सके, यानी कि अपने आप को वाटर में कन्वर्ट होने से रोक सके। एज अ रिजल्ट आइस हैज़ ग्रेटर कूलिंग इम्पैक्ट देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। इसी की वजह से जो है आइस का जो कूलिंग इम्पैक्ट होता है वो ज़्यादा होता है, किसके मुकाबले ज़्यादा होता है, वाटर के मुकाबले ज़्यादा होता है। किस पे, सेम टेम्परेचर पे। सिंस वाटर डज नॉट एब्जॉर्ब द एक्सेस हीट फ्रॉम मीडियम, क्यों, क्योंकि जो आपका वाटर है वो एक्सेस हीट को एब्जॉर्ब नहीं करता है मीडियम से, सिर्फ आइस करती है। ये कंसेप्ट जो है बच्चों हमने थ्योरी में भी पढ़ा था, अगर आपको वहाँ पे जाके देखना तो आप वहाँ पे भी देखना कि हमने बात की थी कि जो हमारा सॉलिड होता है उसके पास ज़्यादा एनर्जी होती है एज कंपेयर टू विच, लिक्विड। क्यों, क्योंकि इसने जो है लेटेंट हीट को एब्जॉर्ब कर रखा होता है, सेम टेम्परेचर पे बात करें। और सेम हमने बात की थी अगर लिक्विड और हमारी गैसेस की बात करें तो हमारे गैसेस की जो एनर्जी होती है वो ज़्यादा होती है लिक्विड्स के मुकाबले। क्यों, क्योंकि जो गैसेस है उन्होंने क्या एब्जॉर्ब कर रखी होती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इन्होंने एब्जॉर्ब कर रखी होती है। तो ये क्वेश्चन भी अब आपका आएगा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या बोल रहा है बच्चों, What produces more severe burns, boiling water और steam। अगर आपसे बात की जाए कि अगर हम किससे ज़्यादा हमें जो है बर्न होगा, मीन्स किससे ज़्यादा हमारा हाथ या बॉडी पार्ट जल सकता है, स्टीम से या फिर बॉइलिंग वाटर से, तो इसका बच्चों एक ही साफ रीज़न है, स्टीम से। रीज़न क्या है, क्योंकि हमने अभी बात की कि गैसेस की जो एनर्जी होती है, हीट एनर्जी ज़्यादा होती है लिक्विड्स के मुकाबले सेम टेम्परेचर पे, क्योंकि गैसेस ने जो है क्या एब्जॉर्ब कर रखी है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन उसने जो है क्या कर रखी है, एब्जॉर्ब कर रखी है। अब ये देखिए स्टीम प्रोड्यूसेस सीवियर बर्न्स देन वाटर। स्टीम जो है यानी कि गैसेस जो है
एक तरह से गैसियस फॉर्म में होता है वो क्या प्रोड्यूस करती है, ज़्यादा बर्न हमें कॉज करती है देन वाटर, बॉइलिंग वाटर। इट इज़ बिकॉज इट इज़ एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि स्टीम क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि इसके टाइम पे जो है एनर्जी रिलीज होगी, दैट रिलीजेज अ हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसके वजह से क्या होगा, ज़्यादा मात्रा में आपकी जो है हीट बाहर निकलेगी, विच इट हैड कंज्यूम्ड एट एज अ हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि इसने कब कैसे कंज्यूम कर रखी है, एज अ हीट ऑफ वेपराइजेशन। ये जो हमारे गैसियस फॉर्म होती है ये क्या करती है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से इसके पास क्या होती है, ज़्यादा हीट एनर्जी होती है। अब हमारा स्टीम क्या है, एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जिसकी वजह से ये जो है हीट एनर्जी को बाहर निकालेगा, और वो हीट एनर्जी किस फॉर्म में है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की फॉर्म में है, जो कि उसने एक्स्ट्रा जो है कंज्यूम कर रखी है। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। अब 9th क्वेश्चन देखो बच्चों, आपको क्या बोल रखा है, एक ही आपको डायग्राम सा दे रखा है बुक में, इसमें आपसे कन्वर्जन्स पूछ रखे हैं कि सॉलिड से लिक्विड में जाएंगे तो क्या होगा, लिक्विड से गैसेस में, ठीक है। तो आप ये इसमें देखना, मैं इसके आंसर्स बताती हूँ आपको। ये हमने ऑलरेडी थ्योरी में भी कर रखा, बस अब की बार इसको थोड़ा सा और घुमा फिरा के पूछ रखा है। अगर सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा तो वो हमारा प्रोसेस क्या कहलाएगा, मेल्टिंग या फिर फ्यूजन बोलेंगे उसको, ठीक है। लिक्विड से गैसेस में कन्वर्ट होगा तो वो हमारा क्या कहलाएगा, एवेपोरेशन कहलाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं वेपराइजेशन, यानी कि वेपर्स की फॉर्म में लिक्विड जो है कन्वर्ट हो रहा है। गैस से लिक्विड में बात करें तो वो हमारा क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन। लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। लिक्विड से सॉलिड में हमारा कन्वर्जन क्या कहलाएगा, सॉलिडिफिकेशन। सॉलिड से गैस में बात करें तो हमारा प्रोसेस हो जाएगा सब्लिमेशन। अगर हम लोग डायरेक्टली सॉलिड से गैस में कन्वर्ट कर रहे हैं विदाउट इन्वॉल्विंग लिक्विड स्टेट तो वो हमारा सब्लिमेशन हो जाएगा। गैस से सॉलिड में कन्वर्ट होगा तो वो हमारा क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। क्या हो जाएगा, सॉलिडिफिकेशन। ये था बच्चों आपका फर्स्ट चैप्टर, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। आज के वीडियो लेक्चर के साथ आपका फर्स्ट चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है क्लास 9th का। अगर आपको फिर भी कोई भी डाउट हो इस चैप्टर में से तो आप जो है मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको इसके हैंड रिटन नोट्स का PDF चाहिए हो तो आप मुझे वो भी बता दीजिएगा, मैं जो है PDF आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगी। अगर आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अच्छे अच्छे कमेंट करना भी ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।